स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता ज्ञापित, स्वागत है श्रीमान। बहुआयामी आप है, बहुआयामी काज, पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज, पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। मैं चाहूंगी कि आप सभी करतल ध्वनियों से अभिनंदन करें। हमारे बीच उपस्थित है माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी। मैं मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि जैसे कि हमारी परंपरा रही है, दीप प्रज्वलन कर किसी भी कार्यक्रम की हम विधिवत शुरुआत करते हैं। मैं अनुरोध करूंगी मंच पर उपस्थित अतिथियों से कि दीप प्रज्वलन कर आज के इस कृषि उद्योग समागम का विधिवत शुभारंभ करें। आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, श्री वी.डी. शर्मा जी, श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, श्री राव उदय प्रताप सिंह जी, श्री एंदल सिंह कंसाना जी, श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, साथ ही उपस्थित अतिथिगण, कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस कृषि उद्योग समागम का विधिवत शुभारंभ करें। और आप सभी करतल ध्वनियों से इस अप्रतिम बेला के साक्षी बने जब नरसिंहपुर को प्राप्त होने जा रही है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसे कोई बाग बिना बागवा के अर्थहीन होता है, जैसे कोई शरीर बिना आत्मा के प्राणहीन होता है, वैसे ही एक उत्सव गुणीजनों, समाज के वरिष्ठ जनों एवं महान व्यक्तित्वों के बिना निष्प्राण हो जाता है। आज मंच पर ऐसे ही विराट व्यक्तित्व उपस्थित हैं जिन्होंने अपनी अभिनव सोच और कुशल नेतृत्व एवं रचनात्मक पहल से इस प्रदेश को ऋणी कर दिया है। यह क्रम है ऐसे ही विजनरीज के स्वागत का। मैं अनुरोध करूंगी श्री राघवेंद्र सिंह जी से, प्रमुख सचिव औद्योगिकी एवं निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग, कि वे स्वागत करें हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी का। मैं अनुरोध करूंगी इसी क्रम में कि स्वागत करें श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का, श्री वी.डी. शर्मा जी का, श्री एंदल सिंह कंसाना जी का, श्री राव उदय प्रताप सिंह जी का, श्री गोविंद सिंह राजपूत जी का, श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगी प्रबंध संचालक MPIDC श्री चंद्रमौली शुक्ला जी से कि वे शेष मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। मैं क्रम में अनुरोध करूंगी श्री चंद्रमौली शुक्ला जी से, प्रबंध संचालक MPIDC, शेष मंचासीन अतिथियों के स्वागत हेतु।
आप सभी से अनुरोध है कि आपने इस क्षण की प्रतीक्षा की है। कृपया करतल ध्वनियों से मंचासीन अतिथियों तक अपनी ऊर्जा संप्रेषित करें। करतल ध्वनियों से स्वागत करें मंचासीन अतिथियों का। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्री राघवेंद्र सिंह जी, प्रमुख सचिव, मंचासीन अतिथियों का स्वागत करते हुए श्री चंद्रमौली शुक्ला जी, प्रबंध संचालक MPIDC, मंचासीन अतिथियों का स्वागत करते हुए इस क्रम में अब मैं अनुरोध करूंगी श्री अनुपम राजन जी से, अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, कि वे मंचासीन विभूतियों का शाब्दिक अभिनंदन करें आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन सभी सम्माननीय मंत्रीगण, मंचासीन अन्य सभी सम्माननीय अतिथि और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी साथी, आज ये उद्योग समागम की श्रृंखला में दूसरा पड़ाव है। इसके पहली जो बैठक हुई थी वो सीतामऊ मंदसौर में हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ये निर्णय लिया गया कि इस तरह के जो कार्यक्रमों का आयोजन है, जहाँ पे कृषि, उद्यानिकी और उद्योग, इन तीनों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे चर्चा करके एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ तैयार की जाएं, लोगों को रोज़गार मिले। ये हर संभाग में या कहूँ राज्य के अलग अलग इलाकों में छोटी जगहों पे किया जाए। तो पिछली बार हम लोग सीतामऊ में एक बृहद आयोजन हुआ था और आज ये आयोजन यहाँ हो रहा है। हम सभी के लिए गर्व की बात ये भी रही कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय स्वयं भी इसमें शरीक हुए, आज वो शामिल हुए। और राज्य में जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी विशाल हैं। प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है और हमारे राज्य की जो नीतियां हैं वो काफ़ी इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं। जो राज्य की लोकेशन है वो बड़ी सेंट्रली लोकेटेड है। तो तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं जो एक हमें फूड प्रोसेसिंग की या इंडस्ट्री के हब बनाने के लिए काम कर सकती हैं और हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की मैं बात करूँगा। हर तरह के जो क्लियरेंसेज हैं, मतलब इंडस्ट्री के साथ कदम ताल करने के लिए प्रशासन तैयार है और लगातार इसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियमित रूप से की जाती है। अभी हमारे जो उद्योग के साथी हैं वो आपको एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन भी देंगे और बताएंगे कि राज्य की नीतियाँ किस प्रकार से राज्य में निवेश करने वाले लोगों के लिए आकर्षक हैं, अच्छी हैं। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा के दौरान और चर्चा के बाद भी एक बेहतर वातावरण हम लोग निर्मित कर पाएंगे, जिसमें हम लोग न सिर्फ फूड प्रोसेसिंग बट पूरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इस इलाके में बेहतर काम कर पाएंगे। मैं इस अवसर पे पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, उपस्थित सभी माननीय मंत्री जी का, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। और अब कृषि से उद्योग की इस परिवर्तन यात्रा में यह क्षेत्र ऐसा है जो न केवल किसानों की आमदनी बढ़ा सकता है बल्कि ग्रामीण विकास को नए अवसर भी देता है। और जब बात इस क्षेत्र की संभावनाओं, सरकार के प्रयासों और नवीन नीतियों की हो तो मार्गदर्शन एक विशेषज्ञ को होना चाहिए। इस क्रम में मैं आमंत्रित कर रही हूँ प्रमुख सचिव, औद्योगिकी नीति एवं निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग, श्री राघवेंद्र सिंह जी को, जो प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स की संभावनाओं, शासन के प्रयासों और नवीन नीति अंतर्गत प्रावधानों पर प्रस्तुतिकरण देंगे आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ। वंदे मातरम। आज के इस कृषि उद्योग संगम के कार्यक्रम में मां नर्मदा के किनारे बसे हुए
एक बहुत ही बड़े शहर नरसिंहपुर में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश, कार्यक्रम में पधारे हुए श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल, माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मिश्रा मंत्री, कार्यक्रम में यहाँ पधारे हुए श्री राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री परिवहन एवं शिक्षा विभाग, कार्यक्रम में पधारे हुए श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय मंत्री श्री इंदल सिंह कंसाना जी, माननीय मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, नर्मदापुरम से सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, सांसद मंडला श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, सांसद श्रीमती माया नारोलिया मैडम, श्री विश्वनाथ सिंह पटेल जी विधायक तेंदुखेड़ा, श्री महेंद्र नागेश जी विधायक गोटेगांव, श्रीमती ज्योति कांकोडिया जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री राम स्नेही पाठक जी जिला अध्यक्ष भाजपा नरसिंहपुर, श्री कैलाश सोनी जी पूर्व राज्यसभा सांसद, श्री जालम सिंह पटेल जी पूर्व राज्य मंत्री, श्री नीरज दुबे जी नगर पालिका अध्यक्ष, कार्यक्रम में पधारे हुए विशिष्ट उद्योगपतिगण श्री विवेक माहेश्वरी जी, श्री मयूर जैन जी, श्री संजय गुप्ता जी, श्री ए के वत्स जी, श्री संदीप श्रीवास्तव जी, मैं और यहाँ पर उपस्थित फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से जुड़े हुए हमारे विशिष्ट अतिथिगण, हमारे पधारे हुए यहाँ वरिष्ठ अधिकारीगण श्री अशोक बर्नवाल साहब, श्री अनुपम राजन साहब, मैं हाथ जोड़कर एक बार आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मित्रों, मध्य प्रदेश के बारे में जब भी बात कृषि और उद्योग दोनों को अगर एक साथ समेकित ढंग से अगर हम देखना चाहते हैं तो एक मैं लाइनों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि वो एक लाइन कही गई कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हमारे जो मध्य प्रदेश की प्रगति की गाथा है वो इतनी ज़बरदस्त है और जिस तरह से हमने कृषि में पिछले वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया है और फिर उसके बाद से एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए जो उद्योग के विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कहते हैं कि एक सिनर्जी बिठाने की कोशिश एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में और एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के साथ एग्रीकल्चर इन सब विषयों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से हमें मार्गदर्शन दिया है और जिस तरह की हमारी संकल्पनाएं हैं, मध्य प्रदेश निश्चित रूप से बहुत आगे जाएगा। मैं अगर बात नरसिंहपुर ज़िले की करूं तो नरसिंहपुर ज़िला एग्रीकल्चरली बहुत ही प्रॉस्परस ज़िला है, बहुत ही समृद्ध ज़िला है और कृषि के हिसाब से बहुत ही जैसे कहते हैं कि महत्वपूर्ण ज़िला है पूरे मध्य प्रदेश में। यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में तुअर दाल यहाँ का मेजर प्रोडक्ट है और दाल मिल्स के लिए नरसिंहपुर पूरे भारत भर में जाना जाता है। यहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन की यूनिट्स भी हैं और इस ज़िले में करीब 107 हेक्टेयर से ज़्यादा विकसित भूमि इस ज़िले में उपलब्ध है औद्योगिक नज़रिए के हिसाब से। मैं अगर बात करूं कि इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा फरवरी 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने 18 नई पॉलिसीज़ मध्य प्रदेश में उनको लागू की हैं। ये 18 जो पॉलिसीज़ हैं वो इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी है, लॉजिस्टिक में है, एक्सपोर्ट में है, एमएसएमई सेक्टर में है, स्टार्टअप सेक्टर में है, सेमीकंडक्टर के सेक्टर में है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की पॉलिसी है, एवीजीसी की पॉलिसी है, ड्रोन की पॉलिसी है, रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी है, पंप हाइड्रो स्टोरेज की है, हेल्थ सेक्टर, टूरिज़्म, फिल्म टूरिज़्म, ईवी, इंटीग्रेटेड टाउनशिप, सिविल एविएशन और फूड सेक्टर की पॉलिसी हमारे प्रदेश के द्वारा लागू की गई है। अब मैं अगर बात करूं कि जो हमारी उद्योग नीति है उसमें कुछ विशेषताओं के बारे में मैं आपके समक्ष उल्लेख करना चाहूँगा। हमारी उद्योग नीति हमें बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस जो आपका प्लांट मशीनरी में खर्च होता है उसका लगभग
40% तक आपको उसमें प्राप्त हो सकता है। और कुछ हमारे गुणक हैं, मल्टीप्लायर्स हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा जनरेट करने वाले सेक्टर में हैं तो 1.5 तक आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मल्टीप्लायर हो सकता है। 1.3 तक आपका एक्सपोर्ट का मल्टीप्लायर हो सकता है। अगर आप हमारे ऐसे क्षेत्रों में जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं वहाँ अगर जाते हैं जहाँ पे कम उद्योग लगे हैं, उसमें 1.3 गुना तक जा सकता है ये। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर है तो 1.2 गुना तक जा सकता है। मध्य प्रदेश में हम लोगों ने कोशिश की है कि अब जिस तरह का समय आ गया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो अगर कोई स्टैंड अलोन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कोई अगर यूनिट है तो उसको हम 25 करोड़ तक की सहायता दे सकते हैं। अगर ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में कोई काम करना चाहता है तो उसे हम 50% का रीइंबर्समेंट करते हैं, 5 करोड़ रुपए तक मैक्सिमम अगर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, और 10 करोड़ रुपए तक मैक्सिमम अगर ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट लगाए। हम 50% की रीइंबर्समेंट करते हैं अगर 5 करोड़ तक का अनडेवलप्ड लैंड को अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप करना चाहता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पे हम 100% रीइंबर्समेंट करते हैं। 10 लाख रुपए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे और बाकी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए 5 लाख रुपए तक। हमने कोशिश की है कि हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी टू एफडीआई यूनिट्स को अगर हो तो उसे भी 1 करोड़ रुपए तक का सपोर्ट देने का हमने विचार किया है। एक्सपोर्ट में हमने माल भाड़ा जो फ्रेट लगता है उसका भी 50% रीइंबर्समेंट करने का और 5 साल में 40 लाख रुपए प्रति वर्ष की दर से करीब 2 करोड़ रुपए तक का सपोर्ट देने की बात कही है। इसमें अगर हम देखना चाहें तो कि आज के हिसाब से सबसे जो मौजूद या सबसे जो रिलेवेंट चीज़ होगी वो ये होगी कि हम देखें कि मध्य प्रदेश सरकार ने एग्रीकल्चर, डेयरी सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है। तो जो पहली सबसे बड़ी बात आती है कि जो अभी मैंने इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस की बात की उसका करीब 1.5 गुना 1.5 टाइम्स अगर आप एग्रीकल्चर, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग इस सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं तो आपको 1.5 गुना तक एडिशनल आपको असिस्टेंस मिलती है। दूसरी जो बड़ी छूट हम लोग दे रहे हैं वो ये है कि जो आपका मंडी टैक्स लगता है उस मंडी टैक्स के ऊपर 5 साल तक रीइंबर्समेंट देते हैं। आप टैक्स पे करेंगे और वो हम रीइंबर्स करेंगे जितना भी टैक्स आपके द्वारा दिया जाएगा। क्वालिटी सर्टिफिकेशन की बात करें तो चूँकि फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर जिसमें क्वालिटी सर्टिफिकेशन की हमेशा आवश्यकता होती है, 5 लाख रुपए तक का उसके विषय में हमने रखा है। और एग्रीकल्चर, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में हम कस्टमाइज पैकेज भी देते हैं। हम इसको मेगा प्रोजेक्ट कहेंगे। तो मेगा प्रोजेक्ट की आपको सुविधा तब मिल सकती है जब आपका 75 करोड़ से ऊपर का निवेश हो। तो उनके लिए आपकी जैसी आवश्यकता हो वैसी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की मीटिंग में हम उस निर्णय को ले सकते हैं। तो जो मैंने इसके पहले की स्लाइड में आपको सारी सुविधाएं एक्सपोर्ट रिलेटेड, एफडीआई रिलेटेड, अनइंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया में काम करने के रिलेटेड या फिर आर&डी सेक्टर के रिलेटेड बताई, उनके अलावा ये फूड प्रोसेसिंग में जो मैंने बताया कि सबसे बड़ी चीज़ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस 1.5 गुना आपको दिया जाता है। तो इसका लाभ हमारे उद्योगपतिगण जरूर ले सकते हैं। अब ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ऐसा है कि पूरी दुनिया में मांग है फूड प्रोडक्ट्स की, तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश की है कि जो हमारी एक्सपोर्ट की पॉलिसी है ये भी फूड प्रोसेसिंग को कैसे आगे बढ़ाए। तो हमने जैसा बताया था कि 1.3 गुना तक 1.3 का मल्टीपल मिल सकता है अगर आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले उद्योग हैं, अगर उसमें क्षमता है आपके अंदर, तो 1.3 गुना तक आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस है उसका मिल सकता है। एक्सपोर्ट में मैंने बताया कि माल भाड़ा एक बहुत बड़ी दिक्कत है, तो उसमें 2 करोड़ रुपए तक 40 लाख रुपए प्रतिवर्ष की दर से 5 साल तक हम आपको 2 करोड़ रुपए तक इंसेंटिव देते हैं। एक्सपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए करीब करीब 1 करोड़ तक का हम एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का असिस्टेंस दे सकते हैं। और एक बड़ी चीज़ जो हम लोगों ने की है कि 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हम आपको दे सकते हैं अगर आपका इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट हो। अगर किसी ने 100 करोड़ का इस साल एक्सपोर्ट किया, अगले साल 120 करोड़ के करते हैं, तो 20 करोड़ का जो उनका एडिशनल है उसका 10% और मैक्सिमम 2 करोड़ तक हम प्रतिवर्ष उनको असिस्टेंस दे सकते हैं। तो प्रमोशन एक्सपोर्ट आपका होगा और इंसेंटिव मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। एक्सपोर्ट की मार्केटिंग पे हम आपको 5 लाख रुपए प्रति साल असिस्टेंस दे सकते हैं। एक्सपोर्ट के ग्रीन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आपको 20 लाख रुपए प्रति वर्ष का दे सकते हैं।
एक्सपोर्ट की फाइनेंसिंग के ऊपर हम आपको 50 लाख रुपए तक का असिस्टेंस दे सकते हैं। और उसके बाद से एक्सपोर्ट के ऊपर और भी असिस्टेंस हमारा एक्सपोर्ट के रिलेटेड हम चीज़ें आपको मुहैया करा सकते हैं। इसमें एक चीज़ और हम लोगों ने हमें महसूस की कि मध्य प्रदेश चूँकि पूरे भारत के एकदम केंद्र में स्थित और भारत के हृदय प्रदेश कहलाता है, तो मध्य प्रदेश में इस बात की बड़ी संभावनाएं हैं कि लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग से जुड़ी हुई काफ़ी बड़ी यहाँ पे यूनिट्स, और ये आपके एक एग्रो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी बढ़ावा देगा। तो इसमें हम लोगों ने रखा है कि हम जो आपको इन्वेस्टमेंट का असिस्टेंस करीब अप टू 75 करोड़, अधिकतम 75 करोड़ तक का असिस्टेंस हम दे सकते हैं। फिर उसके बाद से एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप उस जगह पे जहाँ पे ये अपनी यूनिट पर लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग की जो आप बनाएंगे अपना पार्क, उस पार्क तक पहुँचने के लिए करीब 5 करोड़ रुपए तक की सहायता हम आपको वहाँ तक लिंक रोड और बिजली पानी इन सब की सुविधाओं के लिए दे सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी का रीइंबर्समेंट हम 5 करोड़ रुपए तक का कर सकते हैं। लैंड अलॉटमेंट हम आपको कलेक्टर गाइडलाइन रेट पे करेंगे। एग्रीकल्चर से अगर इंडस्ट्रियल वेयर हाउसिंग में कन्वर्शन करते हैं तो उसमें हम 1 करोड़ रुपए तक की मदद देंगे, और ग्रीन लॉजिस्टिक सर्टिफिकेशन के लिए 20 लाख तक की। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारी इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, उसके बाद जैसा मैंने बताया कि एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के लिए डेयरी सब मिला के उसके लिए पॉलिसी, फिर एक्सपोर्ट के लिए पॉलिसी और फिर लॉजिस्टिक के लिए पॉलिसी, तो सभी चीज़ें हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। हम ये बात केवल उद्योग में हमेशा जब बात उठती है तो हमेशा लोगों को लगता है कि केवल बड़े उद्योगों की बात की जाती है। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी एमएसएमई की पॉलिसी और स्टार्टअप की पॉलिसी पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बेहतर पॉलिसी है। और जितनी सुविधाएं हम लोगों ने अभी आपको इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग की बताई, वो सारी सुविधाएं एमएसएमई के ऊपर लागू होती हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे उल्लिखित हैं, मैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, केवल एक आंकड़े के लिए बताना चाहूँगा कि पुरानी पॉलिसी अभी तक जो थी उसमें अगर 43 करोड़ तक का आपका प्लांट एंड मशीनरी पे अगर आपका खर्च होता था तो उसका हम 40% तक आपको सपोर्ट करते थे। पर नई पॉलिसी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से उद्योग को और समर्थन देने के लिए अभी 83 करोड़ तक 83 करोड़ तक का अगर प्लांट मशीनरी का अगर आपका निवेश है तो उसका 40% इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस एमएसएमई सेक्टर में हम दे सकते हैं। और एमएसएमई सेक्टर के लिए वो सारी बातें जो मैंने आपको एफडीआई से जुड़ी हुई की, जो मैंने एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई कहीं, और लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग से जुड़ी हुई मैंने कहीं, वो सारी की सारी इन टोटो इसके ऊपर लागू होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान बड़ी इंडस्ट्री के साथ छोटी इंडस्ट्री, सभी प्रकार की इंडस्ट्री को कैसा सपोर्ट करने का उनका हमेशा विचार रहता है। और यहाँ पे एक छोटी सी बात आपके समक्ष कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश वो प्रदेश है कि जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस को बहुत ही, जैसे कहते हैं कि पारदर्शी तरीके से, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उद्योग में और एमएसएमई सेक्टर को अगर मैं जोड़ दूँ तो पिछले वर्ष जो 24-25 का फाइनेंशियल ईयर हमारा ख़त्म हुआ है, 5,260 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ से ऊपर 5,260 करोड़ रुपए हमारे सूक्ष्म, लघु, मध्यम, बड़े उद्योगपति सबको मिला के इतने पैसे मध्य प्रदेश शासन ने दिए हैं। और हम लगभग अपडेटेड अवस्था में हैं, और ऐसा करने वाले भारत के गिने चुने उंगलियों पे जो 1-2 राज्य हैं उनमें हैं। तो मैं आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से मेरी बातें सुनी, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। आखिर में एक बात मैं कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम लोगों को है, उसके वजह से हम लोग ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी में जब हुई थी, उसके बाद से हम लोग बैठे नहीं हैं, और आप ये देख रहे हैं कि कृषि उद्योग संगम के माध्यम से और आगे आपके रीजनल एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट समिट्स अभी आएंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे सदन को ये बात रेखांकित करना चाहूँगा कि जीआईएस के बाद में अकेले उद्योग विभाग का डेटा मैं दे रहा हूँ कि करीब 46 औद्योगिक इकाइयों को 1744 एकड़ ज़मीन आवंटित कर दी गई है, जिसमें 24,500 करोड़ रुपए का निवेश है और 35,000 से ज़्यादा रोजगार सृजन की संभावना है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निरंतर पर समीक्षा करते रहना,
निरंतर चीज़ों के पीछे लगे रहना और हमें मार्गदर्शन का नतीजा है। और सर मैं बताना चाहूँगा कि इन जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, इनमें कुछ बड़ी इकाइयों के नाम यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। पतंजलि ग्रुप है रीवा में, उसने 433 एकड़ ज़मीन उन्हें मिली है। अल्ट्राटेक सीमेंट है सीधी में 264 एकड़। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड भारत सरकार की बहुत बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। अब रेलवे के कोचेज, वंदे भारत के और जो हमारी बुलेट ट्रेन वगैरह, उन सब के कोचेज वगैरह रायसेन के पास उनको 148 एकड़, गौतम सोलार को मालनपुर में 55 एकड़ और ग्लैक्सो स्मिथ एशिया को पीथमपुर में 40 एकड़। मैंने कुछ गिने चुने 4-5 नाम लिए हैं। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में ने कृषि में आप सभी मध्य प्रदेश वासियों के सहयोग से पूरे देश भर में अव्वल स्थान पर अर्जित किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे विभाग के उद्योग विभाग के भारसाधक मंत्री भी हैं, उनके मार्गदर्शन में जो हमने ऐतिहासिक कदम कृषि में उठाया है, वही ऐतिहासिक कदम हम उद्योग में लगातार निरंतर उठाते जा रहे हैं। और ईश्वर माँ नर्मदा से मैं प्रार्थना करूंगा कि हमें आज समर्थन दें, हमें अपना आशीर्वाद दें और हम आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, इतने सारगर्भित और स्पष्ट रूप से अपना वक्तव्य रखने के लिए। और अब आज जब कृषि उद्योग समागम में मां नर्मदा की गोद में बसा नरसिंहपुर इस क्षेत्र में नवाचार, निवेश और किसान समृद्धि की राह में अग्रसर हो रहा है, तो आप ही सभी उद्यमी बंधुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री विवेक माहेश्वरी, प्रबंध संचालक नर्मदा शुगर प्राइवेट लिमिटेड, मंच पर उपस्थित है। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे आप सब उद्योगपतियों की बात इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और अन्य मंत्रियों के समक्ष रखें। आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ श्री विवेक माहेश्वरी जी। बोलिए नर्मदा मैया की जय। नर्मदा मैया की कृपा से अभिसिंचित इस समृद्ध नरसिंहपुर जिले में पधारे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे जिले के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, स्कूली शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री राव उदय प्रताप जी, जिले के प्रभारी मंत्री एवं खाद्य मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, श्री नारायण कुशवाहा जी, हमारे क्षेत्र के सांसद श्री दर्शन सिंह जी पटेल, आदरणीय फग्गन सिंह जी कुलस्ते, माया नौरले जी, विधायक द्वय श्री विश्वनाथ जी एवं महेंद्र नागेश जी। नरसिंहपुर जिले के इतिहास में शायद ये पहला समागम हो रहा है जहाँ पर कृषि के साथ में उद्योग को भी जोड़ा गया है। इसलिए हम आपकी मुख्यमंत्री जी दूरदृष्टि को हम धन्यवाद देते हैं। नरसिंहपुर जिले के हम उन सभी किसानों का यहाँ पे धन्यवाद देते हैं जिनके कारण आज मध्य प्रदेश भारतवर्ष के शुगर मानचित्र में आ रहा है। नहीं तो आज से 15-20 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश का कोई स्थान भी नहीं हुआ करता था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी दूरदृष्टि है कि आप ग्रामीण विकास के लिए कृषि आधारित उद्योगों को भी उतना ही महत्व दे रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जब मैं भोपाल में उनको मुख्यमंत्री निवास पर हमारे सेमिनार के लिए आमंत्रित करने गया था, तो उनका पहला प्रश्न था, यार गन्ना पानी बहुत लेता है। ये अवधारणा अभी भारत सरकार के कुछ संस्थानों ने इस पर रिसर्च किया है। ICAR पूसा, IISR लखनऊ, और इन्होंने उस रिसर्च के माध्यम से ये निकाला है कि ये अवधारणा गलत है कि गन्ना पानी ज़्यादा लेता है। और उन्होंने एक रिसर्च के माध्यम से ये बताया कि यदि हम 1 लीटर इथेनॉल बना रहे हैं तो 1 लीटर इथेनॉल बनाने में जनरली हमारे यहाँ 3 स्टॉक का उपयोग किया जा रहा है। एक है मेज, दूसरा है चावल, तीसरा है गन्ना। तो
गन्ने में 4,700 लीटर पानी मेज में 4,700 लीटर पानी लग रहा है, चावल में 10,700 लीटर और गन्ने में मात्र 3,600 लीटर। जी नहीं, ये जो रवि, ये रिसर्च में अभी सब आया है साहब, पर अभी और आपका एक और ध्यान अब इसमें केंद्रित करने जा रहे हैं कि अब गन्ने की फसल मात्र शक्कर उत्पादन का केंद्र नहीं है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण अब गन्ने की फसल ऊर्जा उत्पादन का केंद्र बन गई है। अब शक्कर मिलों में आप पावर, एथेनॉल एवं सीबीजी का प्रोडक्शन चालू हो गया है। अब गन्ने की फसल के साथ साथ जो इसमें इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है वो हमारे पेट्रोलियम आयात के बिल को काफ़ी बड़े स्तर पर कम करने जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2037 में विकसित भारत का एक सपना देखा है। उस सपने में ये ज़रूरी है, विकसित भारत को बनाने में ये ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे तत्व, ऐसे कारक में आत्मनिर्भर हों, हम दूसरों पर निर्भर ना हो। पर आज भी पेट्रोलियम पदार्थ में हमारा देश 85% बाहर के इंपोर्ट पर डिपेंड है एवं 20 लाख करोड़ का राजस्व हम लोग वहाँ खर्च कर रहे हैं। पर अब जब से इथेनॉल की स्टोरी चालू हुई है, हमने 2030 का टारगेट रखा था 20% ब्लेंडिंग का, जिसे भारत सरकार की उचित नीतियों के कारण उन्होंने उतना सकारात्मक माहौल दिया कि 2025 में ही हमने ये 20% ब्लेंडिंग के प्रोग्राम को अचीव कर लिया है। हम लोग 2014 में मात्र 35 करोड़ लीटर इथेनॉल बना रहे थे, पर सरकार की उचित नीतियों के कारण आज इस वर्ष हम लोग करीब 900 करोड़ लीटर के उत्पादन पर पहुंच गए हैं। ये सिर्फ यदि सकारात्मक माहौल दिया जाए तो यहाँ का एंटरप्रेन्योर हर चीज़ को बनाने में, करने में सक्षम है। अब चूंकि मैं गन्ना के क्षेत्र से आता हूँ तो मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हमारे किसान की भलाई के लिए, गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आपसे कुछ निवेदन है। ड्रिप इरिगेशन के लिए आप हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के लिए व्यवस्था करके दें, एवं यहाँ पर पावर प्लांट जो हम लोगों के लगे हैं उसके लिए भी आप थोड़ा सा व्यवस्था करके दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आंकड़ों के साथ अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और अब मैं मंच पर अपनी बात रखने के लिए उन्हें आमंत्रित करने जा रही हूं जो आपके साथ साथ शासन का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय मंत्री एवं प्रभारी मंत्री नरसिंहपुर, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, कि वे आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री तक और माननीय मुख्यमंत्री जी की बात आप तक पहुंचाएं। आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ श्री गोविंद सिंह राजपूत जी। आज के इस बहुत ही सुंदर और अद्भुत कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय राव प्रताप सिंह जी, आदरणीय दोनों सांसद महोदय, समस्त अधिकारीगण, मित्रों, साथियों, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को बहुत जल्दी जबलपुर निकलना है, मैं तो इतनी कहना चाहूँगा कि जब से इस प्रदेश की बागडोर आपने संभाली है, जो हम लोगों ने सोचा था उससे कहीं अधिक आपके ना केवल काम करने की क्षमता, बल्कि एक तरफ आप प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, सारे संभाग में आपने इन्वेस्टर मीट की लोकल उद्योगपति जो बड़े बड़े उद्योगों की लगाने की ना सोच सकते हैं, ना बड़े बड़े मीट में जा सकते हैं,
उनको भी संभागीय स्तर पर आपने बुलाकर उनको सुना, सिंगल विंडो के माध्यम से उनको सुविधाएं दी। और आज जहां जहां जिन जिन संभागों में आपने उद्योगपतियों को बुलाया, वहां पर उद्योगों का लगना शुरू भी हो गया। हमारे सागर संभाग में निवाड़ी में बहुत बड़ा उद्योग लगना शुरू हो गया। और दूसरी तरफ उद्योग के साथ साथ आपने ये भी हमेशा ध्यान रखा कि कृषि में कैसे आगे बढ़े लोग, हमारा किसान कैसे अपनी कृषि के माध्यम से उद्योग जगत में प्रवेश करे, ये उनका हमेशा सोचना रहा। और आज शायद वही कारण है कि महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जब यहाँ आए तो मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि क्यों ना हम किसान समागम करें, एक तरफ प्रदर्शनियों के माध्यम से नए नए उपकरण हमारे किसानों को बनाएं, दिखाएं, ताकि वो भी इस इंडस्ट्री के लाइन में आ सकें, किसान इसका उपयोग भी कर सकें। और ये नरसिंहपुर जहां हम खड़े हैं, ये एक तरफ धान का कटोरा है, दूसरी तरफ यहाँ की उड़द की दाल पूरे मध्य प्रदेश, देश में क्या मैं समझता हूँ एक्सपोर्ट होती है। गन्ने के मामले में यहाँ कई फैक्ट्री हैं, अभी गन्ना के एक उद्योगपति जी बोल रहे थे। तो कई मामले में आपने ये क्षेत्र चुना। आज मैं सुबह से मुझे कई उद्योगपति आए, हमारे कई मित्र भी यहाँ आए हैं, अलग अलग प्रदेश से लोग आए हैं, राजस्थान से लोग आए हैं, कई छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं। तो आप सब को एक नया आयाम मिलेगा। कुछ यहाँ से जाने के बाद कुछ कर गुजरने की तमन्ना जो आपके मन में रही होगी वो आज पूरी होगी। मैं अपनी वाणी को समाप्त करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितने भी उद्योगपति, खास करके हमारे कृषि के जगत में निवेश करने वाले जो यहाँ आए हैं, उन सबका स्वागत है। मैं प्रभारी मंत्री के नाते आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगी श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी से, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम, मध्य प्रदेश शासन, कि वे भी आएं और आज के इस कृषि उद्योग समागम जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करें। नरसिंहपुर की धरती पर कृषि उद्योग समागम और ये अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं जिले की जनता की तरफ से उनका पहले हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी राज्य और राज्य से बाहर से आए हुए तमाम उद्यमियों का, जो अभी कर रहे हैं या जो करने की इच्छा रखते हैं, उन सब का भी मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे प्रभारी मंत्री सम्मानीय गोविंद सिंह जी, सरकार में वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ सांसद रहे सम्मानीय राव उद्धव प्रताप सिंह जी, हमारे कैबिनेट के मंत्री, वरिष्ठ मंत्री सम्मानीय नारायण कुशवाहा जी, हमारे तीनों सांसद, विधायकगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष, अन्य सभी अतिथि मित्रों, मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद देने की बजाय इस बात को गंभीरता से महसूस करता हूँ कि इस जिले में जब हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ते थे, तब के दौर में और अब के दौर में जो परिवर्तन हुए हैं, उस परिवर्तन की जो पहली सीढ़ी मुझे लगती थी वो थी मध्य जो नरसिंहपुर जिले का किसान है वो बहुत नई तकनीक के साथ खेती करता है और उसने जितने भी मापदंड हो सकते थे उत्पादन के, उन सब में सफलता अर्जित की है। जो भी अनुसंधान हुए, उन अनुसंधानों को भी उसने स्वीकार किया और जितनी उसकी सामर्थ्य थी उसके साथ उसने अपना भी विकास किया और जिले का भी विकास किया। और उसी का उदाहरण है कि आज हम मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करने वाले जिले हैं। सबसे ज़्यादा शुगर फैक्ट्रियां पूरे प्रदेश में हमारे पास है।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई सर्वोच्चता पर पहुंच गए। हमारे पास में रोड नेटवर्क है, हमारे पास में रेल नेटवर्क है। हम ऐसे स्थान पर है जहाँ पर आवागमन की कोई समस्या नहीं है। हम ऐसे जिले हैं जहाँ पर भरपूर मात्रा में हमारे पास में पानी है। और इसलिए मुझे लगता है कि आज जब उद्योगपति यहाँ पर आए हैं तो उसका जो दूसरा कदम होता है वो है प्रोसेसिंग का। हमारे एक उद्योगपति मित्र आंकड़े बता रहे थे, मैं उनसे आग्रह करता हूँ, ये संवाद है। यहाँ ना तो कोई लूज़र है ना कोई गेनर है। किसान और खेती और उद्योगपति एक परिवार के भाव से जब हम आगे बढ़ेंगे तब कहीं जाकर ये परिस्थिति बनेगी। नरसिंहपुर में ज़मीनों की कीमत बहुत बड़ी है क्योंकि हम एशिया महाद्वीप की सबसे उपजाऊ भूमि रखते हैं और बाकी जगह पर भी हमारी भूमि की स्थिति अच्छी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम विकास के रास्ते पर कदम ना बढ़ाएं। हमारे यहाँ जो नई पीढ़ी है वो पढ़ी लिखी है और इसलिए आज के आने का जो फायदा मुझे लगता है, जिस बात के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है, कि जो हमारी नई पीढ़ी है, बीच का एक दौर था जिसमें खेती में जाने वाले लोगों की कमी थी। ये 2011 का आंकड़ा है, लेकिन 2021 का आंकड़ा ऐसा नहीं है। कृषि क्षेत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ी है, साथ में सर्विस सेक्टर और उद्योग के सेक्टर में कमी आई है। अगर हम इस आंकड़े को देखते हैं तो हमें समन्वय तो बिठाना ही पड़ेगा और इसलिए आंकड़ों पर हम जाएंगे तो हमें नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। मैं इस प्रदेश का श्रम मंत्री हूँ, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रम मंत्रालय का काम भी दिया है। मैं विश्वास के साथ आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि कभी भी श्रम क्षेत्र के जो फैसले हैं जो भारत सरकार ने किए हैं कि 4 वॉल्यूमों के अलावा अब कोई 5वां कोई ऐसा वो कानून नहीं है जो किसी उद्योगपति को उसका सामना करना पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी हम जब भी कोई कदम उठाएंगे तो उद्योगपतियों से और मजदूर संगठनों को साथ में बिठाकर ही उठाएंगे। ये मध्य प्रदेश सरकार की नीति है, इसलिए इस मामले में भी हमको निश्चित रहना चाहिए। और इस मामले में मुख्यमंत्री जी ने सदैव ये बात कही है, चाहे एक्सीडेंटल मामले हों, चाहे उद्योग के बेस और रिवीजन के मामले हों, इन तमाम मामलों में भी एक पारदर्शी व्यवस्था इस राज्य के भीतर है। और इसलिए मैं तमाम मित्रों से आग्रह करता हूँ कि विकास होगा तो वो ग्रामीण क्षेत्र में होगा, जमीन मिलेगी तो वो ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगी। ग्रामीण विकास और श्रम ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम खड़े होकर यहाँ के विकास की कल्पना भी कर सकते हैं और राज्य को अपनी ऊंचाइयाँ भी दे सकते हैं। पिछला वर्ष पूरा वर्ष इंडस्ट्री के लिए समर्पित था और मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि कई बार कॉन्क्लेव्स होते थे लेकिन उसके परिणाम पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगते थे। लेकिन मैं देखता हूँ कि जिसका कॉन्क्लेव में हमने भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी ने किया उसका लोकार्पण भी 1 साल में हो सकता है। ये अवसर मध्य प्रदेश की धरती पर है और उसके बारे में मुख्यमंत्री जी अपना आंकड़ा भी बताएंगे, सफलताएं भी आपको बताएंगे। हम पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर हों, यही निवेदन करता हूं। और मैं फिर से नरसिंहपुर की धरती पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप यहाँ निवेश करिए। सुरक्षा और शांति की गारंटी है, आगे विकास की गारंटी है। हम तमाम लोग एक दूसरे की मदद करके हम सब मिलकर आगे बढ़ें, इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नरसिंहपुर जिला कृषि और खाद्य प्रसंस्करण की बहुपर्तीय संभावनाओं से भरपूर है। परंपरागत फसलों के साथ आधुनिक तकनीकों और प्रोसेसिंग इकाइयों का समावेश इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर और समृद्ध बना रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी तथा सम्मानित मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वे रिमोट द्वारा नरसिंहपुर में स्थापित इन इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन करें। मैं आप सभी को बता दूं कि इस कृषि उद्योग समागम नरसिंहपुर 2025 में कुल 14 से अधिक इकाइयों का माननीय मुख्यमंत्री और मंचासीन इकाइयों का, जिसमें 474.46 करोड़ रुपए का प्रस्तावित निवेश, साथ ही
600 से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त होने जा रहा है। बहुत बहुत आभार मंचासीन अतिथियों का। और अब हम बात करेंगे, जब यह महत्वपूर्ण क्षण साक्षी बनने जा रहा है मध्य प्रदेश शासन MPIDC नरसिंहपुर में उद्योगों की स्थापना की यूनिट्स का, हम LOI को न केवल एक दस्तावेज बल्कि राज्य के विकास और औद्योगिक विश्वास का प्रतीक मानते हैं। हम इस ऐतिहासिक साझेदारी के लिए नरसिंहपुर के उद्योगपतियों का आभार प्रकट करते हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करते हैं, जिनकी दूरदर्शिता से ग्लोबल समिट के उपरांत रीजनल समिट और अब फिर ये सेक्टर समिट्स के आयोजनों से लाखों युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुल रहे हैं। मैं मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथियों के साथ मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे आज के इस अद्भुत समागम में लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान करें अपने कर कमलों से। इस क्रम में सर्वप्रथम आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ मंच पर आमंत्रित हैं श्री गगन राय जी, मुद्रा CFO, ग्रेनटेक फूड्स एंड बेवरेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं सेक्टर 7 फूड्स प्राइवेट लिमिटेड मोहासा बावई, जिला नर्मदापुरम। इनका 1150 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। साथ ही 600 से 30 अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने जा रहे हैं। आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ श्री गगन राय जी। इसी क्रम में मैं अब मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ आशय पत्र आवंटन हेतु श्री सृजल जैन जी को, संचालक बड़े बाबा मेटेलिक प्राइवेट लिमिटेड ग्राम बिटली, जिला सिवनी। आप 340.80 करोड़ रुपए निवेश प्रस्तावित कर रहे हैं। साथ ही 450 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का ये यूनिट है। आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ मंच पर श्री सृजल जैन जी। इसी क्रम में अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री मयूर जैन जी को, संचालक श्री गुरुदेव राइस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, सालेटेका, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट। आप 310.08 करोड़ रुपए से भी अधिक का निवेश प्रस्तावित कर रहे हैं। साथ ही 800 से अधिक युवाओं को रोजगार आपकी इस यूनिट से प्राप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आशय पत्र प्राप्त करते हुए श्री मयूर जैन जी, संचालक श्री गुरुदेव राइस प्राइवेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसी क्रम में अब आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ मंच पर आमंत्रित हैं श्री संदीप श्रीवास्तव जी, संचालक विसाख बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम खापा, तहसील वारा सिवनी, जिला बालाघाट। आप 210 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, साथ ही 250 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने जा रहे हैं अपनी इस यूनिट से। करतल ध्वनियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आशय पत्र प्राप्त करते हुए श्री संदीप श्रीवास्तव जी। इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री संजय जैन जी को, संचालक जबलपुर बायोस फ्यूल्स, बंदरकोला, जिला जबलपुर। आप 200 से अधिक करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित कर रहे हैं। साथ ही 150 से अधिक युवाओं को रोजगार इस यूनिट से प्राप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आशय पत्र प्राप्त करते हुए माननीय श्री संजय जैन जी, संचालक जबलपुर बायोस फ्यूल्स, बंदरकोला, जिला जबलपुर। और इसी क्रम में अब मंच पर आमंत्रित हैं श्री रजत सैनी जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर गोविंद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बढ़िया खेड़ी, जिला सीहोर। आप 150 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित कर रहे हैं। साथ ही 250 से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा आपकी इस यूनिट से। बहुत बहुत बधाई आपको श्री रजत सैनी जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आशय पत्र प्राप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो बीज बोया है, जल्द ही रोजगार रूपी फलदार वट वृक्ष बने और शीघ्र ही उनके द्वारा लोकार्पित इन इकाइयों से नरसिंहपुर के इस क्षेत्र में संस्कृति और कृषि उद्योग का समागम पुनः स्थापित हो। आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत बधाई आपको। और अब वो क्षण जिसके लिए आप प्रतीक्षारत थे, जिन्हें सुनने के लिए आप सदैव उत्साहित रहते हैं, जिनका होना ही आपको आश्वासन से भर देता है कि वो माँ नर्मदा की गोद में बसे नरसिंहपुर में उपस्थित हैं, तो अवश्य ही आपके लिए अवसर और सुविधाओं
दोनों के द्वार खोलेंगे। मैं आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ आमंत्रित कर रही हूँ हम सभी के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी को उद्बोधन हेतु करतल ध्वनियों से स्वागत है। जिस धैर्य के साथ आपने उनकी प्रतीक्षा की है, उसी ऊर्जा के साथ उनका अभिनंदन करें करतल ध्वनियों से आप सभी के सम्मुख। लोकार्पण, नए निवेश के आशय पत्र, हमारा कमिटमेंट, और इस कमिटमेंट की खुशबू कैसी फैल रही है। कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है। भारत का तो छोड़ो, धीरे धीरे करते करते जब गए साल हमारा क्रम चला फरवरी 2024 से, आते आते इस साल जब हम GIS के माध्यम से भोपाल में बैठे थे तो 65 देश से ज़्यादा के लोग और पूरे देश के लोग उपस्थित थे अपनी GIS में भोपाल वाली।
मानव संग्रहालय का वो अपने आप का अतीत का गौरवशाली पक्ष। मानव संग्रहालय में तो ये शब्द ही समझ नहीं पाता हूं। मानव संग्रहालय नहीं हो सकता है, संग्रहालय तो निर्जीव वस्तुओं का होता है, सजीव का संग्रहालय कैसे हो सकता है? मानव की तो अपनी विकास की एक प्रक्रिया है। प्राणी संग्रहालय हो सकते हैं बायोडायवर्सिटी के माध्यम से, कभी डायनासोर थे अब नहीं है, कभी रेप्टाइल कोई और प्रकार के थे अब नहीं है, वो मान सकते हैं। लेकिन मानव संग्रहालय ये उसी प्रकार का संशोधन का समय आएगा जैसे शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय बता दिया गया था। अब शिक्षा और संसाधन तो भौतिक वस्तु है, उसको शिक्षा मंत्री से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन हमारा इस पूरी मेरी बात रखने के पीछे का सार अगर कहीं है तो यहीं आके टिकता है कि भारतीय जड़ों से जुड़कर के भारत ने जब भी प्रगति की है तो प्रगति में हमारे किसान, हमारे उद्यमी और हमारे उपभोक्ता ये कहीं बाहर नहीं जाते हैं, ये सब यहीं मिलजुल करके सह अस्तित्व की भावना से हजारों साल से सिस्टम चलता है। इसलिए इसी को स्वावलंबन नाम भी दिया गया। और आज के इस दौर में जब बॉर्डर पर हमने अभी अपने प्रधानमंत्री को और भारतीय सेना को देखा, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और बॉर्डर पर गरजते तमाम प्रकार के हथियारों का, धन की, दौलत की, शोहरत की और अच्छे काम के मोहरत की कभी भारत में और मध्य प्रदेश में कमी नहीं रही है। लेकिन रही कमी तो हमारी अपनी व्यवस्थाओं के संचालन के साथ उस पे अपने आप में हमारे नियंत्रण की, खास करके देश के दुश्मनों से निपटने की। मैं लाइन से बता सकता हूं, ज़्यादा पुराना नहीं। पानीपत का पहला युद्ध जब बाबर के साथ होता है तो हमारा हेमचंद्र हेमू विक्रमादित्य केवल 1.5 लाख की सेना उनके साथ है, लेकिन हारते कैसे हैं? तोप और बंदूक का प्रयोग। पहली बार होता तो 1000 हाथी तोप के धमाके से, गोले से तो मरे ही नहीं, धमाके से भाग रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का अभाव था। अपने लोग जान देने को तैयार थे, लेकिन जान देने से काम नहीं चलता, टेक्नोलॉजी में क्या होता है। दूसरा पानीपत का युद्ध फिर होता है अकबर के सामने, इब्राहिम लोदी के साथ बड़ी सेना लेकर के, लेकिन उसमें भी वही नाटक होता। और तीसरी बार की स्थिति भी यही बनती। लेकिन ये बदलते दौर का समय है। अभी मैंने एक पानीपत, दूसरा पानीपत और तीसरा पानीपत बताया, और पानीपत का रिकॉर्ड है कि तीनों रिकॉर्ड में भारत के लोगों को बड़ी संख्या थी, बड़े पैमाने पे अपने व्यवस्था के आधार पे लोग मौजूद थे। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि धन की कमी भारत में कभी नहीं रही, इसलिए इसको तो सदैव सोने की चिड़िया कहा जाता है। लेकिन चिड़िया का तो चाय जो शिकार कर लेता है, आजकल लायन का जमाना है, और हमारे बीच लायन है नरेंद्र मोदी जी। जोरदार अभिनंदन करो अपने गुजरात के गिर शेर। अभी तो संख्या भी बढ़ रही है, हमने देखा सुना है। इसलिए आज बदलते समय में, टेक्नोलॉजी के युग में हमने देखा हमारे आसमान पे ऐसा लग रहा था टीवी खोलो तो दिवाली के फटाके फूट रहे ऊपर। पाकिस्तान के तरफ से कौन कौन सी मिसाइल, अब मैं बोल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन आप भी समझ रहे हो, पाकिस्तान तो मोहरा था। हथियार कहाँ से आए थे मालूम पड़ा, किसका बाजार बिगड़ गया, बताने की जरूरत नहीं है। जिनके अपने बाजार बिगड़ गए उनकी हालत बिगड़ गई। लेकिन आज जब मैं आपसे बात करने आया हूँ तो हमारी सरकार ने बदलते दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बात सही है कि हमारे लिए मेड इन इंडिया का समय है। और मेड इन इंडिया की जब बात कर रहे हैं तो सभी क्षेत्रों में समान रूप से हथियार की बात होगी तो हथियार की होगी। मैं मान के चलता हूँ कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप में से भी कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो अपनी अच्छी मिसाइल बनाने की फैक्ट्री डालेगा। आप में से भी कोई हो सकता है जो अच्छी गन की फैक्ट्री डाल सकता है। लेकिन आज तो किसानों की बात है, और किसानों के लिए नरसिंहपुर नहीं,
हमारे पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे 4 मेले लग रहे हैं जिसके आधार पर हमारे सभी निवेशकों को आगे बढ़ाते हुए, और केवल निवेशक नहीं, आप सबके माध्यम से तो हमने कल्पना की है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत जबरदस्त है। कभी अंदाज लगा लो कि 2002-03 तक 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी हमारे यहाँ पर, और 1956 में बना मध्य प्रदेश, 2002-03 तक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इसकी कितनी थी? 0.007। अब आप बताओ, जिसकी 1% नहीं थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हम 12% से भी तेज गति से जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश है बदलते दौर का, केवल इच्छा शक्ति के बलबूते पर। और उसी प्रकार से जब हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, तो आपके माध्यम से भी हमने कहा कि हमारे किसानों की ज़िंदगी बढ़िया करने के लिए माइनिंग का बहुत अच्छा काम होगा, रेडीमेड्स का बहुत अच्छा काम है बाकी जगह, लेकिन हमारी खेती आधारित उद्योग अब कितना अच्छा लगता है। एथेनॉल बनाने के लिए गन्ना भी याद आता है और राइस भी याद आता है, और हमारी कई सारी ऐसी फसल जो पानी लग गया, कई कारण से खराब हो गई, चाहे गेहूं हो या कोई और फसल हो, एथेनॉल के माध्यम से हम अपनी उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, व्यापार का उपयोग करते हैं। बदलते दौर में आज जब मैं आपसे यहाँ इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो मैं आंकड़े देख रहा था। जीआईएस के माध्यम से जैसे हमने 30 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश प्राप्त किया था, और इसमें 23 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार की बात थी। और आज केवल मई के अभी आज 26 मई है, और हमारा फरवरी में इन्वेस्टमेंट सबमिट हुआ था, लेकिन अभी मैं केवल 5 नाम बताऊंगा। हमने एक के बाद एक जितने भी वहाँ आशय पत्र दिए थे, और जिसके आधार पर हमने कहा था कमिटमेंट हमारा है, तो आज राज्य में 1744 एकड़ जमीन, अर्थात 1744, जोरदार अभिनंदन करो 46 औद्योगिक इकाइयों को ये लैंड आवंटन हमने कर दिया। केवल कार्यक्रम करने के लिए कार्यक्रम नहीं कर रहे, उसमें ठोस रिजल्ट आना चाहिए। उसी प्रकार से जिसमें 24,500 करोड़ का निवेश और 35,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं कुछ नाम बताना चाहूँगा। जीआईएस के बाद मैसर्स पतंजलि ग्रुप रीवा, बाबा रामदेव की अपनी कंपनी, जोरदार अभिनंदन करो। आजकल हमारे लिए बाबा रामदेव का भी नया रूप मेड इन इंडिया के लिए हमारे लिए लगभग 433 एकड़ जमीन उनको रीवा में दी है। मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट सीधी के लिए 264 एकड़ जमीन उनको भी आवंटित कर दी है। आप ताली वाली बजाते रहो तो मैं बताता रहूँगा। अब हमारे यहाँ रेल पूरी रेक, मेट्रो का, वंदे भारत का, रेल के सभी कोच बनाने की फैक्ट्री अब भोपाल में लग रही है, और इतनी तेजी गति से लग रही है कि लगभग हमने उनको जमीन भी आवंटित कर दी। 2000 करोड़ की लागत से अपने यहाँ ही रायसेन के मतलब भोपाल में ही बड़ी एक फैक्ट्री लग रही है। जोरदार अभिनंदन करें जिनके लिए 168 एकड़ जमीन हमको दी है। मैसर्स गौतम सालार मालनपुर में 55 एकड़, मैसर्स ग्लेस्को स्मिथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड पीतमपुर, इनको भी 40 एकड़ जमीन। और जब मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तो आज यहाँ भूमि पूजन लोकार्पण पे एक फ्लैट एक ही स्लेट चली थी, एक ही स्लाइड चली है, लेकिन अलग अलग आंकड़ा दूंगा। तो यहाँ नरसिंहपुर के अंदर जब लोकार्पण की बात कर रहे हैं तो 14 इकाई के माध्यम से और लगभग 153.38 करोड़ के 104 लोगों को 1004 लोगों को रोजगार मिलेगा। लोकार्पण हुए, जोरदार अभिनंदन करें अपने प्रदेश के लिए यहाँ पर। और भूमि पूजन 16 इकाइयों का हुआ, जिसमें 474.46 मतलब 450 ही हो गया, समझो। अब 46 का क्या अर्थ है, तो मैं मान के चलता हूँ 450 करोड़ के भूमि पूजन 16 इकाइयों के, इसमें भी कई सौ लोगों को रोजगार मिलेगा। और आशय पत्र के आधार पर 15 आशय पत्र दिए हैं, जिसमें 2381.96 करोड़, इसका मतलब ये तो फिर ये भी 82 हो गया ना, 2382 करोड़ के, इसमें भी लगभग 2651 लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्थात यहाँ कुल मिलाकर के जोड़ के बताऊं
तो 4,376 करोड़ के हमारे निवेश का व्यापार हुआ। जोरदार अभिनंदन करें अपने नरसिंहपुर जैसी जगह पर। 4,376.30 और रोजगार मिलेगा 6,164, कुल 53 इकाइयों का। ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसी के साथ साथ जब मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, पर मुझे मालूम है कि हमारे बीच गन्ना बीच में खड़ा है और मीठा मीठा लग रहा है, तो गन्ने का भी टेस्ट आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? किस किस को आएगा ताली बजा के बताओ जिनने। तो गन्ने के लिए भी, क्योंकि यहाँ गन्ने को कोई परेशानी नहीं है, गन्ने का मुझे आपने आंकड़ा बताया था, गन्ने के लिए और मक्का के लिए एक जैसी बात नहीं कर सकते। आपको ध्यान में है कि नहीं है? गेंडे का एक सींग वाला गेंडा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हर गेंडा एक सींग वाला नहीं होता, 2 सींग वाले भी रहते हैं। तो गन्ना पूरे साल की एक फसल है, लेकिन मक्का एक फसल नहीं है भाई साहब, मक्का 2 फसल है, एक खरीफ की एक रबी की। अभी आप कौन सी फसल बता रहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपका अभिनंदन कर देता हूँ। कोई बात नहीं, आपने अपनी बात पहुँचाई है। अब व्यापारी वो जो अपनी मार्केटिंग अच्छी करे, बाकी तुम सुनो तो सुनो, नहीं तो मत सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। हम तो हमारी बात कर रहे हैं। वकालत में वकील खड़ा है तो भले ही वो आदमी जैसा भी है, जो भी है, वकील तो उसके पक्ष की बात करेगा। अब जज जाने जज का काम, अपन को क्या करना उस। हमारा तो आदमी भले 4 मर्डर करके आ जाए और वकील से कह दो तो बोले इससे ज्यादा निर्दोष तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो था ही नहीं। अब आदमी सोचे कि वो अपने आप मर गया क्या भाई जिसके लिए बात आ रही है। कई बार अटपटा भी लगता है किसी का ऐसे मर्डर में जब नाम आता और निर्दोष बरी कर दिए जाते हैं। पर वो चलो अभी कानून व्यवस्था की बात है, कहाँ चक्कर में पड़े, अपना अपने काम की बात कर। अरे मेरे को मालूम है तुम्हारे पेपर भी है, तो मेरे पास भी रेपर है, मैं दूसरा पलट के देख लूँगा। मैं आज आपके गन्ना उद्योग के लिए, हमारे लिए स्प्रिंकलर की आपने बात कही है और इसका लक्ष्य बढ़ाने की बात कही। मैं यहीं से घोषणा करता हूं कि गन्ना उत्पादकों को स्प्रिंकलर के लक्ष्य बढ़ा करके कम पानी के लिए प्रेरित करेगी हमारी सरकार। ताली बजे तो ढंग से बजे भाई, हम पता ही नहीं चल रहा। इसी प्रकार से गन्ना खेती में जो मशीनें लगती है उन सभी को भी लक्ष्य से बढ़ाकर दिलाने की बात कर रहा हूँ। हमने तो ये प्रदर्शनी इसीलिए लगाई है कि ये सारी प्रकार की प्रदर्शनी खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए, हमारे आज महामहिम माननीय उपराष्ट्रपति जी ने जो शुभारंभ किया है, माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने जो आशीर्वाद दिया है, हमने सबने मिलकर के संकल्प लिया है कि ये हमारा लगातार एक के बाद एक 4 अलग अलग क्षेत्रों में इसी प्रकार की प्रदर्शनी लगाते हुए खेती किसानी में हमारे सभी किसानों की आय बढ़ना चाहिए। और खेती किसानी में किसान की आय बढ़ेगी कब? जब उनको ठीक से उत्पादन की कीमत आपके माध्यम से मिलेगी। आपकी प्रसंस्करण इकाई, फूड प्रोसेसिंग इकाई में उनकी फसल आपके पास आ जाएगी, आप ठीक से उत्पादन करके निकाल के आराम से आगे बढ़ाएंगे तो न केवल आपकी आमदनी होगी बल्कि बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। आखिर यही तो क्रम है, इससे आगे क्या जा सकता है। इसलिए हमने न केवल खेती, बागवानी, फलोद्यान सभी में आगे बढ़ा रहा है और समान रूप से, इसलिए बजट भी डबल कर दिया और हम लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अलग अलग विभाग जितने एक बात करते थे, हमने कहा एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आओ, एक साथ बात करोगे और पूरा समय देकर। किसी और कार्यक्रम में मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, लेकिन जैसे हमारे युवाओं को रोजगार दिलाने वाले कारखाने की बात आती है, किसानों की जिंदगी बेहतर करने की बात आती है, तो मैं दूसरे कार्यक्रम रखता ही नहीं हूं। एक ही कार्यक्रम रखता हूं जिसमें मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े और आप सबके माध्यम से हमारा देश भी आगे बढ़े। आज हम अपने राज्यों की मूल क्षमता को, मूल योग्यता को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में, और इस बात के लिए भी मुझे अच्छा लगता है कि जब हमारे राज्य में निवेश की बात करते हैं तो कोई कर्नाटक से आए, कोई केरल से आए, कोई राजस्थान से आए, कोई छत्तीसगढ़ से आए, अरे जहां से भी आ रहा है हमारे यहाँ निवेश तो कर ही रहे हैं। निवेशकों का स्वागत होना ही चाहिए। इसलिए आपकी कठिनाई को दूर करने के लिए भी हमारी सरकार एक के बाद एक काम कर रही है। उद्योगपति का कोई उद्योगपति होना यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आदमी के पास अगर धन है, उस धन के माध्यम से वो अपने उद्यमशीलता के बलबूते पर कई लोगों को रोजगार दे करके
कई लोगों के घर में खाने के लिए, उनके अपने जीवन बदलने के लिए ये उपक्रम करता है। ऐसे में उसकी मदद करना ये वास्तव में मानवीय कार्य है। ये हमारे राज्य की विकास के लिए भी जरूरी है और ये समाज के लिए भी जरूरी है, संसार के लिए भी जरूरी है। अपने कहता ना, किसी ने गाना लिखा है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ये दिल जमाने के लिए। मेरी अपनी ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये भारत का समय है, ये समय है मध्य प्रदेश का, ये समय है मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का। आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में, नरसिंहपुर जिले के इतिहास में उन्नति की एक नई कहानी गढ़ेगा। आज जो दीप जला है वो भविष्य में उद्योगपतियों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं अब अनुरोध करूंगी श्री संजय गुप्ता जी से, लघु उद्योग भारती नरसिंहपुर इकाई, कि वे आभार व्यक्त करें मंचासीन अतिथियों का और सुधीजनों का। मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्रिपरिषद के सदस्य माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, श्री राव उदय प्रताप सिंह जी, श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, श्री नारायण कुशवाहा जी, उपस्थित सांसदगण माननीय श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, श्रीमती माया नारोलिया जी एवं मध्य प्रदेश शासन के जनप्रतिनिधि, विधायकगण, पूर्व मंत्री, मंच पर उपस्थित हमारे उद्योगपतिगण, राज्य शासन के विशिष्ट वरिष्ठ अधिकारीगण एवं सभी विशिष्ट अतिथि, पंडाल में उपस्थित सारे उद्यमीगण, मातृशक्ति एवं सज्जन शक्ति। आज हम मध्य प्रदेश के शक्कर एवं गुड़ व दाल की राजधानी नरसिंहपुर की इस पावन धरती पर MIDC के द्वारा आयोजित कृषि उद्योग समागम के ऐतिहासिक अवसर पर आप लोगों के बीच उपस्थित होकर मैं गर्व एवं अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। यह समिट महाकौशल क्षेत्र की संभावनाओं को सशक्त मंच देने के साथ साथ प्रदेश के औद्योगिक भविष्य की इकाई तय कर रहा है। सर्वप्रथम मैं अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। डॉक्टर यादव जी ने 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में घोषित कर यह सिद्ध कर दिया है कि प्रदेश सरकार उद्योगों का विकास और युवाओं के भविष्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह केवल घोषणा नहीं, एक संकल्प है, एक दूरदर्शी नीति का प्रतीक है और मध्य प्रदेश शासन को भारत की आर्थिक धुरी बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। मध्य प्रदेश शासन के मंत्रीगण एवं वरिष्ठ अधिकारियों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उनकी कुशल प्रशासनिक नीति से हम इस कार्यक्रम को सफलता की ओर ले जा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी एक बार आप पुनः करतल ध्वनियों से अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। धरती बोली आज गर्वित हूं मैं, जब खेतों की उपज बनेगी उद्योगों का रथ, कृषक होंगे संपन्न और युवाओं के लिए रोजगार का प्रदर्शित होगा पथ। भूमि पूजन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज नरसिंहपुर की इस धरती पर बीज बोया है, वो जल्द ही फलदार वट वृक्ष बने और शीघ्र ही वे उनके लोकार्पण हेतु पुनः मां नर्मदा की गोद में बसे इस नरसिंहपुर में पधारे। इसी शुभेच्छा के साथ आप सभी का MPIDC मध्य प्रदेश शासन की ओर से इस कृषि उद्योग समागम में धन्यवाद, आभार।